साल 2025 में कहां कहां लड़ाई नहीं हुई है। हमने पूरी दुनिया देख डाली। हर एक जगह पे एशिया, साउथ एशिया, रशिया, यूक्रेन, गाजा, इजराइल, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, कहां कहां पे लड़ाई नहीं हुई है। एंड देयरफॉर ये लड़ाइयां, ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि प्लेसेस यहां पे बहुत सारी आती हैं, प्लेसेस इन न्यूज। कॉन्फ्लिक्ट्स में कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, रीजन्स हैं, कंट्रीज हैं, पोर्ट्स हैं, रिवर बॉडीज हैं, जिनके बारे हमें पता होना जरूरी है। बिकॉज आईआर में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो प्लेसेस इन न्यूज और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मेरा नाम है कुबेर और मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सोमालीलैंड का जो रिकॉग्निशन इजराइल ने किया है। सोमालीलैंड एक ब्रेकअवे रीजन है सोमालिया का, और मेरे हिसाब से ये तीन कारण है कि इजराइल ने क्यों सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करा है। पहला, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ द रेड सी। क्यों? क्योंकि भैया जो सोमालीलैंड है ये एक ऐसा रीजन है जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका ओपन अप होता है टुवर्ड्स द रेड सी ऑन वन हैंड एंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन ऑन द अदर हैंड। एंड देयरफॉर रेड सी पे, जैसे आप जानते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स जाती हैं रेड सी से। आपका बाबल मंदेब स्ट्रेट है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, विच इज अगेन वेरी क्लोज टुवर्ड्स सोमालीलैंड विच लाइज इन द रेड सी। तो देयरफॉर रेड सी के ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए अगेन इजराइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूव है ये। याद होगा आपको 2023 में जो हूथीज थे, यमन से जो हूथीज थे, वो अटैक कर रहे थे ऑन द कंटेनर्स व्हिच वर पासिंग थ्रू द रेड सी। उसके चलते एक ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन भी हुआ था। कई सारे वो कार्गो वेसल्स इजराइल के टुवर्ड्स जा रहे थे जो कि हूथी रिबेल्स ने और इवन जो पायरेट्स ऑफ सोमालियाज हैं उन्होंने वो अटैक किया था। पायरेसी रिलेटेड इवेंट्स काफी होते हैं रेड सी में, काफी ट्रेड डिस्ट्रप्शन हो सकता है। तो इजराइल की कोशिश है to control the commerce and the geopolitics of the Red Sea and the Red Sea corridor. Then Iran factor. Because अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं, आप मैप में ये देखेंगे कि बिल्कुल बगल में यहां पे यमन आ जाता है। ये रेड सी कॉरिडोर है, यहां पे यमन आ जाता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि यमन में कौन बैठा है? हूथीज बैठे हैं। हूथीज कौन है? वो ईरान बैक्ड मिलिशिया है। एंड देयरफॉर इजराइल भी ये चाहता है दैट वो किसी तरह से इस ईरान backed militia को, because Israel has been very successful in terms of containing the Hezbollah, has been obviously decimated Hamas, but Houthis जो हैं उसको अभी तक decimate नहीं कर पाए हैं। तो ईरान फैक्टर एक और मोटिवेटिंग फैक्टर बनता है कि इजराइल ने सोमालीलैंड के साथ एक रिकॉग्निशन का, एक एक्सेप्टेंस का एक डील साइन करी है कि इजराइल कह रहा है कि हाँ, हम सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करेंगे। बिकॉज माइंड यू, सोमालीलैंड को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला है। इथियोपिया, यूएई, ताइवान जैसे कुछ देश हैं, कुछ एंटिटीज हैं जो कि सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में सोमालीलैंड को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला। इस सबके बीच में इजराइल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, अमेरिका का बहुत इंपॉर्टेंट दोस्त है, एलआई है, यूएन मेंबर है, वो सोमालीलैंड को एक्नॉलेज कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पे गिव एंड टेक की बात आती है। सोमालीलैंड के लिए अपना कुछ रीजन है, इजराइल के अपने कुछ रीजन है, लेकिन ईरान फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। बिकॉज सोमालीलैंड, देन रेड सी कॉरिडोर, देन बगल में यमन आ जाता है। तो ईरान फैक्टर इन टर्म्स ऑफ कंटेनिंग द हूथीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इजराइल वुड बी वेरी हैप्पी टू गेट सम एक्सेस ऑन सम इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन सोमालीलैंड, पर्टिकुलरली पोर्ट बर्बरा। एंड देन थर्ड, इंटरनेशनल बार्गेनिंग। इंटरनेशनल बार्गेनिंग यानी कि इजराइल को यहां पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलेगा। इजराइल यहां पे ये दिखाना चाह रहा है कि वो कंप्लीटली हर एक डिसीजन के लिए, हर एक एक्शन के लिए अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। और इजराइल के इस एक्शन के बाद, इजराइल के इस रिकॉग्निशन के बाद, इमीडिएटली आफ्टर वन डे यूरोपियन यूनियन ने भी कहा, इतना बड़ा समुदाय है यूरोपियन यूनियन, कि हम भी सोमालीलैंड को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देंगे अपनी तरफ से। ऑलराइट, अब इंटरनेशनल बार्गेनिंग में इजराइल ये कह रहा है कि मैं अपना कॉमर्स फ्लरिश करना चाहता हूं। रेड सी कॉरिडोर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है, कितना ट्रेड यहां से पास करता है। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, इजराइल इज वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज देखिए जो ज्योग्राफी है, जो लोकेशन है सोमालीलैंड की, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत स्ट्रेटेजिक है। तो इजराइल यहां पे इन्वेस्ट करना चाहता है, इजराइल यहां पे कॉमर्स को पुश देना चाहता है, एंड इजराइल यहां पे ये दिखाना चाहता है दैट लुक, आई एम अ ग्लोबल पावर, आई हैव एन एस्पिरेशन टू बी अ ग्लोबल पावर, व्हाटएवर आउटकम्स, व्हाटएवर एक्शंस आई एम डिसाइडिंग इन माय एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट नीड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन कि अमेरिका क्या कहेगा, जर्मनी क्या कहेगा, फ्रांस क्या कहेगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रीजंस हैं मेरे हिसाब से, इसको नोट कर लेना। बाकी आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताना चाहता हूं कि हमारा प्रीलिम्स 1 का बेस्ट एवर जो हमारा लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है ये चल रहा है। जीएस टेस्ट सीरीज क्रैश, आपका जो सीसैट क्रैश कोर्स, जीएस क्रैश कोर्स, ये सभी इसमें अवेलेबल है। हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसमें एनरोल कर लीजिएगा। जैसे जैसे अब प्रीलिम्स की जो डेट है वो पास आती रहेगी,
साल शुरू होने वाला है, साल शुरू हो चुका है, तो वैसे वैसे आपकी एंग्जाइटी भी बढ़ेगी। तो बेटर है कि अभी से ही आप एक अच्छे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में एनरोल कीजिए। और हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड आप जाके हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे पूछे गए हैं, जो डायरेक्ट हमारे कंटेंट में से क्वेश्चंस आए हैं। एंड देयरफॉर इस प्रीलिम्स 1 क्रैश कोर्स में ज्वाइन करके एटलीस्ट आपको इस बात की तसल्ली होगी कि आपका कंटेंट का होलिस्टिक कवरेज होगा। टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी, इसमें लाइव मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, एंड ऑफ कोर्स जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स क्यूरेटेड कंटेंट है उसका आपको एक्सेस मिलता रहेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑलराइट, सो वंस अगेन लेट्स हैव अ लुक एट द मैप। ये देखिए इंडियन ओशन है, यहां पे आपका रेड सी आता है, ये है सोमालीलैंड। सोमालीलैंड और यहां पे एक और ब्रेकअवे रीजन है पुंटलैंड। पुंटलैंड, इसके बारे में मैं बात करूंगा। और ये आपका सोमालिया। तो इंटरनेशनली तो सोमालिया को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ कंट्री। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज आती हैं? कौन सी कंट्रीज आती हैं? सोमालिया, जिबूटी, इथियोपिया एंड इरिट्रिया। सीड ये एक्रोनिम है जहां पे हम कहते हैं कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज आती हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन उसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं। मैं बताऊंगा आपको पुंटलैंड और सोमालीलैंड के हिस्ट्री के बारे में, लेकिन इंटरनेशनली सोमालिया को ही रिकॉग्नाइज किया जाता है। ऑलराइट, इंटरनेशनली सोमालीलैंड को रिकॉग्निशन नहीं मिला है अभी तक, ये आपको बात पता हो। देन वंस अगेन लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। सोमालीलैंड जो एक सेल्फ डिक्लेयर्ड अपने आप को कंट्री कहता है, सेल्फ डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट सोमालीलैंड का सिंस 1991 है। इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल इस रीजन का है हारगेसा। सोमालिया का कैपिटल क्या है? मोगदिशु। ऑलराइट, मोगदिशु। और जो पुंटलैंड है, जो अगेन एक ब्रेकअवे रीजन का एक और ब्रेकअवे रीजन है, सेमी ऑटोनोमस स्टेट है। पुंटलैंड ये नहीं कहता कि मैं एक इंडिपेंडेंट कंट्री हूं। ये जो रीजन है पुंटलैंड, इसका ये कहना है कि मैं कोई इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं हूं, लेकिन मैं एक सेमी ऑटोनोमस स्टेट हूं। इसका कैपिटल क्या है? गारोवे। और यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, पोर्ट ऑफ बर्बरा। मैं आपको याद कराना चाहूंगा 2024 में मैंने कराया भी था, यूट्यूब पे भी कराया था, प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में भी कराया था। ये जो पोर्ट ऑफ बर्बरा है ना, देखो ये ओपन अप हो रहा है टुवर्ड्स द रेड सी। और इथियोपिया, ये देखिए बगल में इथियोपिया है। इथियोपिया ने एक डील साइन करी थी सोमालीलैंड के साथ कि भैया हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, हम आपको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देंगे, बदले में सोमालीलैंड ने कहा कि हम आपको पोर्ट बर्बरा का एक्सेस देंगे। बिकॉज इथियोपिया लैंडलॉक्ड है, इथियोपिया के पास कोई एक्सेस नहीं है टुवर्ड्स द रेड सी। तो इथियोपिया को एक्सेस मिला था पोर्ट ऑफ बर्बरा से, जो सोमालीलैंड ने दिया था। पोर्ट ऑफ बर्बरा अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, जहां पे यूएई को भी एक्सेस मिलता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को। नाउ अब हुआ क्या है कि इजराइल के रिकॉग्निशन के बाद ऑल ऑफ अ सडन यूरोपियन यूनियन भी कह रहा है कि हम भी सोमालिया की, हम ये यूरोपियन यूनियन रिसेंटली कहा है कि सोमालिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करना बहुत जरूरी है। आफ्टर इजराइल बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू फॉर्मली रिकॉग्नाइज द ब्रेकअवे रीजन ऑफ सोमालीलैंड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इजराइल का ये जो कदम है, दिस हैज बीन डिनाउंस्ड इंटरनेशनली। और कई सारे जो अफ्रीकन और मिडिल ईस्ट देश हैं, इजिप्ट हो गया, तुर्की हो गया, नाइजीरिया हो गया, ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि सोमालिया के जो बॉर्डर्स हैं वो यूनिलैटरली किसी एक या दो देश के द्वारा नहीं बदले जा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के फॉरेन अफेयर्स स्पोक्सपर्सन ने यह भी कहा है कि यह ब्लॉक रीअफर्म कर रहा है द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्पेक्टिंग द यूनिटी, द सॉवरेनिटी एंड द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया। नाउ सोमालिया की सरकार रिएक्शन, अगर हम सोमालिया की सरकार की बात करें तो सोमालिया की सरकार ने रिएक्ट किया है विद अ लॉट ऑफ एंगर। जब इजराइल ने अनाउंस किया कि वो सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उसको सोमालीलैंड को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे रहे हैं, तो सोमालिया कि इस जो सोमालिया की सरकार है उसने बहुत गुस्से के साथ यहां पे रिएक्ट किया और ये कहा कि ये डायरेक्ट एक असॉल्ट है, डायरेक्ट एक इंटरफेरेंस है सोमालिया की सॉवरेनिटी पे। एंड जो ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं सोमालिया का कैपिटल है मोगादिशु, उन्होंने ये कहा है कि वो एक इस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन के कदम को जो इजराइल ने किया है, इसका डिप्लोमेटिक और लीगल मेजर से काउंटर करेंगे। व्हाट दे हैव कॉल्ड कि ये एक डेलिब्रेट और एक जानबूझ के सोची समझी साजिश है इजराइल की, जो कि बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर है। प्रेसिडेंट हसन शेख मोहम्मद उन्होंने अक्यूज करा है इजराइल को कि उन्होंने इंटरनेशनल लॉ को वायलेट किया है। एंड ये कहा है कि देखो, जैसे कि चाइना की वन चाइना पॉलिसी है कि भैया या तो आप ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लो, बदले में मेरे को रिकॉग्नाइज मत करना, राइट, या फिर मेरे को ही रिकॉग्नाइज करो। तो सोमालिया ये कह रहा है कि भैया हमारी वन सोमालिया पॉलिसी है। तो यानी कि अगर आप सोमालीलैंड को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दे रहे हैं तो आप इंकरेज कर रहे हैं कि सोमालिया में और रीजन्स भी फर्दर ब्रेकअवे हो। नाउ अगेन कंट्रीज लाइक इजिप्ट, तुर्की, जिबूती एंड इवन द मेंबर्स ऑफ द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, उन्होंने भी इस फैसले को काफी कंडेम करा है।
और ये कहा है कि ये डिस्टेबलाइज करेगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका को। ऑलरेडी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत इंस्टेबिलिटी है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में बहुत भयंकर भुखमरी है, बहुत भयंकर वहां पे लोग मर रहे हैं, मैल नरिश्ड हैं, वहां पे ड्रॉट आया हुआ है काफी सालों से, राइट? जो सुदान में हो रहा है, इथियोपिया में हो रहा है बगल में, ऑल दैट इज ऑलरेडी क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के साथ में सहेल रीजन आ जाता है, विच इज अगेन इन द न्यूज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री कूज एंड व्हाट नॉट। एंड देयरफॉर काफी कंट्रीज का ये बयान आया है कि ये कदम इजराइल ने जो उठाया है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका की सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करेगा। अफ्रीकन यूनियन और ईस्ट अफ्रीकन ब्लॉक, द इंटर गवर्नमेंटल अफ्रीकन डेवलपमेंट ब्लॉक, इन्होंने रीटरेट करा है कि ये जो लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन थी कंट्रीज की, यानी इवन इंटरनेशनली टुवर्ड्स सोमालिया, इस पोजीशन को यूनिलैटरली कोई भी कंट्री चेंज करने की कोशिश ना करे। एंड देयरफॉर इवन अफ्रीकन यूनियन ने और ईस्ट अफ्रीकन ब्लॉक ने भी इस कदम को कंडेम करा है। ईस्ट अफ्रीकन ब्लॉक में एक कंट्री है जिसको अभी निकाला गया है, वो कौन सी कंट्री है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। देन नाइजीरिया और इवन जो मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो अरबिक स्टेट्स हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट्स इशू करे हैं अर्जिंग कंट्रीज कि भैया आप इसमें दखलंदाजी मत करो, रिफ्रेन अवे फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग ब्रेकअवे रीजन्स। जॉइंट डिक्लेरेशन ऑफ मोर देन 20 कंट्रीज एंड द ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इन्होंने भी वार्न करा है कि इस इजराइल के रिकॉग्निशन के सीरियस रेपरकशंस हो सकते हैं जो कि रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। अमेरिका, जो कि इजराइल का बहुत गहरा दोस्त है, अमेरिका ने यह कहा है दैट अमेरिका वुड कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज ओनली एंड ओनली सोमालिया की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड नॉट व्हाट इजराइल हैज डन। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई इजराइल हैज एक्टेड नाउ। देखो इस बात को समझो, थोड़ा पीछे चलते हैं, 2020 में चलते हैं, है ना, 2026 आ गया, 2020 में चलते हैं। इजराइल ने यह कहा है दैट लुक, इजराइल ने सितंबर 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन करे थे। तब डोनाल्ड ट्रंप, तब क्या थे, तब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट थे, डोनाल्ड ट्रंप 1.2। और ये अब्राहम अकॉर्ड के चलते इजराइल ने यूएई के साथ, बहरीन के साथ, सुदान के साथ, इन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रिकॉग्नाइज किया था, बढ़ावा देने की बात करी थी। अब अब्राहम अकॉर्ड्स साइन करे गए थे डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में। ऑलराइट, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, उनकी मीडिएशन के द्वारा ही ये हुआ था। एक कोशिश थी कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, उनका जो स्टैंस हमेशा से एंटी इजराइल रहा है सिंस द क्रिएशन ऑफ इजराइल इन 1948, वो स्टैंस को बदला जाए। और इजराइल वाज आल्सो वांटिंग टू फॉर्ज डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, ताकि इजराइल जो कि एक बहुत पावरफुल कमर्शियल हाउस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक पावर हाउस है, तो इजराइल के साथ ये कंट्रीज अलाइन करें, ट्रेड हो, एंड देयरफॉर इजराइल अपनी पोजीशन विज़-अ-वी पैलेस्टीन को और स्ट्रांग बना सके। बट एट द सेम टाइम मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट्स ने ये नहीं कहा कि जस्ट बिकॉज हम इजराइल के साथ अलाइन कर रहे हैं वी विल बैक अवे और वी विल नॉट स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ पैलेस्टीन। इस बात को ऐसा नहीं कहा था। However, but what is happening in the last couple of years, specifically after 2023, जो अब्राहम अकॉर्ड्स का मोमेंटम डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया था, वो मोमेंटम फिजल आउट हो गया बिकॉज एक इंपॉर्टेंट कंट्री विच वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद इजराइल वाज सऊदी अरेबिया एज वेल। बट विद द वॉर हैपनिंग इन गाजा एंड विद द कॉन्फ्लिक्ट हैपनिंग इन द मिडिल ईस्ट, ये सपना जो था इजराइल का और सऊदी अरेबिया का पूरा नहीं हो पाया, जो अब्राहम अकॉर्ड्स के मोमेंटम को थोड़ा फिजल आउट हुआ। एंड देयरफॉर अभी इजराइल कोशिश कर रहा है कि जितनी भी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के साथ वो इंडिपेंडेंटली अलाइन कर सके, उससे वो अपना लेवरेज और बार्गेन बढ़ाना चाह रहा है। नाउ अगेन, सोमालीलैंड हैज ऑपरेटेड एज अ डी फैक्टो स्टेट सिंस 1991। सोमालीलैंड का अपना खुद की आर्मी है, खुद का पार्लियामेंट है, खुद की करेंसी है, और उसकी ये उम्मीद है कि इजराइल की रिकॉग्निशन से जो एक अपने आप में सोमालीलैंड को एक टैबू मान गया, जो टैबू सा माना हुआ है कि भाई सोमालीलैंड को आप इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे, तो ये टैबू से सोमालीलैंड लिबरेट हो सकता है, क्योंकि इजराइल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है जिसने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज करने की बात करी है। ऑलराइट, सो सोमालीलैंड के लिए रिकॉग्निशन बाय अ यूएन मेंबर कंट्री, ये इसके वजूद को, इसके डिप्लोमेटिक स्टैंडिंग को और ज्यादा बढ़ावा दे सकता है, मजबूत बना सकता है। एंड देयरफॉर आल्सो सोमालीलैंड को एक्सेस ज्यादा मिल सकता है टू इंटरनेशनल मार्केट्स। और अगर इजराइल ने करा है तो आने वाले समय में और भी देश शायद इजराइल का ही कदम अपनाना चाहें। इजराइल के लिए ये जो फैसला है दैट दिस एक्सपैंड्स इट्स डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट इन अफ्रीका एंड दिस आल्सो अलाइन्ड विद द विजन ऑफ द अब्राहम अकॉर्ड्स एंड दिस ऑफर्स अ प्रेजेंस, this offers a presence to Israel in a region which is very, very important commercially and economically, and also which is a very sensitive region geopolitically.
इजरायली एनालिस्ट का यह कहना है कि सोमालीलैंड की जो नजदीकी है टू येमेन, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऐड करता है इजरायल के इस कदम के लिए। और इजरायल ने ये जो कदम उठाया है, आइसोलेशन में उठाया है, इजरायल ने भी सोची समझी, यहां पे एक स्ट्रैटेजी है कि इसी बहाने सोमालीलैंड में वहां पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा के वो हूतीज के खिलाफ भी अपनी लड़ाई को मजबूत बना सकता है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इजरायल हैज कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट द हूती रिबेल्स इन येमेन इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सोमालीलैंड इज ऑलरेडी होस्टिंग यूएई का मिलिट्री बेस इन द पोर्ट सिटी ऑफ बर्बरा। ऑलराइट, मैंने आपको बताया था कि इथियोपिया को भी, बगल में इथियोपिया है सोमालिया के, इथियोपिया को भी एक्सेस मिला है पोर्ट ऑफ बर्बरा का। ये 2024 की न्यूज थी, करंट अफेयर्स की न्यूज थी। तो पोर्ट ऑफ बर्बरा इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज में आता है, ओपन अप होता है टू द रेड सी, प्लीज इसको नोट कर लेना। ऑलराइट, एन एनालिस्ट ने कहा है, द एनालिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड द बेस एज अ वेरी सेंट्रल बेस टू द यूएई's ऑपरेशन अगेंस्ट द हूथी रिबेल्स इन येमेन। So Somaliland का strategic position along the Gulf of Aden, which is one of the world's busiest shipping lanes, this has increasingly drawn regional attention. And round about 60 लाख people, यानी कि सोमालीलैंड में लगभग 60 से 70 लाख लोग रहते हैं, और ये टेरिटरी सोमालीलैंड has found itself at the center of growing tensions involving Somalia, Ethiopia and Egypt. So Somaliland is becoming the apple, is becoming the eye candy of many countries in the East African region and the Horn of Africa. थोड़ा सा वीडियो को खत्म करने से पहले आपके साथ मैं हिस्ट्री ऑफ सोमालीलैंड की भी बात करना चाहता हूं, बिकॉज मेरी आदत है कि मैं थोड़ा सा डिटेल्स में जाता हूं, नुआंसेस में जाता हूं। अगर आपने वीडियो आगे नहीं देखना तो पॉज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा इच्छा है देखने की, हिस्ट्री ऑफ सोमालीलैंड को समझने की, तो 5-6 मिनट की बात हो रहा है, थोड़ा समझ लीजिए आगे को। नाउ, जिसको आज हम सोमालीलैंड कहते हैं, ये हिस्टोरिकली हैज बीन इनहैबिटेड बाय सोमाली क्लैंस, प्रेडोमिनेंटली द क्लैंस फ्रॉम द आइसैक क्लैन फैमिली। इसकी जो इकोनॉमी है इस रीजन की, इस कंट्री की, ये बेसिकली किसके ऊपर बेस थी? पैस्टोरलिज्म के ऊपर। लाइफ स्टॉक ट्रेड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, लॉन्ग स्टैंडिंग कमर्शियल ट्रेड लिंक्स हो गए विद द अरेबियन पेनिनसुला कंट्रीज। ऑलराइट, और ये रीजन का जो सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम है, दैट वाज रूटेड इन द क्लैन गवर्नेंस एंड द कस्टमरी लॉ व्हिच इज ऑफ जियर। नाउ बिटवीन 1884 एंड 1886 क्या हुआ? ब्रिटेन ने एस्टैब्लिश करा ट्रीटीज विद द लोकल सोमाली क्लैंस और डिक्लेयर करा इस एरिया को एज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट, जिसको आप ब्रिटिश सोमालीलैंड भी कह सकते हो। यानी कि जो आज सोमालीलैंड है, विच इज अ पार्ट ऑफ सोमालिया, वो किसी जमाने में ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट था। प्राइमरी पर्पस क्या था इसको ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट कहने का? वॉज टू सिक्योर द सप्लाईज फॉर द ब्रिटिश नेवल बेस एट एडन एंड ऑल्सो अलोंग द रेड सी। तो जो ब्रिटिशर्स थे, उनका यहां पे इंटरेस्ट जो था, दैट वाज प्रेडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ सोमालीलैंड अक्रॉस द रेड सी। British administration in Somaliland had limited involvement in Somaliland as compared to the involvement British had in other colonies. For example, like British India में जैसे British की involvement थी, उतनी involvement यहाँ पे नहीं थी। Minimal economic investment थी Somaliland में, और indirect rule था। Why? Because this was like a protectorate. Alright, जैसे नेपाल है, भूटान है, they were like protectorates of British India. Similarly, ये भी protectorate था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ब्रिटिश सोमालीलैंड एंड जो आज सोमालिया है वो इटालियन सोमालीलैंड था। ठीक है, द सदर्न पार्ट ऑफ सोमालिया, दे वर एडमिनिस्ट्रेड, बोथ वर एडमिनिस्ट्रेड एज सेपरेट कॉलोनियल एंटिटीज। द नदर्न पार्ट, द सोमालीलैंड पार्ट जो आज एग्जिस्ट करता है, मतलब नॉट इंटरनेशनली बट जो ऐसे हम डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जिस्ट करता है, दैट वाज अ ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। सदर्न पार्ट ऑफ सोमालिया वाज एन इटालियन प्रोटेक्टोरेट। 26 जून 1960 क्या होता है जी? ब्रिटिश सोमालीलैंड को आजादी मिलती है और यह बनता है स्टेट ऑफ सोमालीलैंड। क्या बनता है? स्टेट ऑफ सोमालीलैंड। अब इस ब्रीफ पीरियड के लिए इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय मोर देन 30 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके एंड स्टेट ऑफ सोमालीलैंड को एक सॉवरेन एक स्टेटस दिया गया, एक दर्जा दिया गया। 1 जुलाई 1960 को द स्टेट ऑफ सोमालीलैंड वॉलंटरली रीयूनाइटेड विद द फॉर्मर, यानी कि साउथ सोमालिया है, यानी कि इटालियन सोमालीलैंड, इन दोनों के बीच में एक यूनिटी एग्रीमेंट आता है। ये दोनों मर्ज करते हैं और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सोमाली रिपब्लिक। ये दोनों मिलकर क्या बताते हैं? ब्रिटिश सोमालीलैंड, इटालियन सोमालीलैंड मिलकर क्या बनाते हैं? सोमाली रिपब्लिक, यानी कि सोमालिया बनाते हैं। लेकिन अब ये जो यूनियन था इटालियन और ब्रिटिश सोमालीलैंड का, ये बहुत पुअरली नेगोशिएटेड था। Power became concentrated, centralized in Mogadishu, which is the capital of Somalia, which led to political and economic marginalization of the northern region, which was the British Somaliland.
and therefore discontentment, dissatisfaction, resentment over governance and representation that increased in what we call today as Somaliland. तो 1969 में, यहां पे पीछे आप तस्वीर में देख सकते हैं, जनरल सयाद बारे इन्होंने पावर को सीज किया इन अ मिलिट्री को एंड इस्टैब्लिश करा एक ऑथोरिटेरियन रिजीम इन सोमालिया. और 80s में, 1980s में ऑपोजिशन मूवमेंट्स इमर्ज इन द नॉर्दर्न सोमालिया, particularly the Somali national movement which drew significant support from the ISAC clan. ISAC clan यानी कि वही कम्युनिटी के लोग जो कि सोमाली लैंड में आज एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि जो ब्रिटिश सोमाली लैंड था, जो आज अपने आप को एक ऑटोनोमस सोमाली लैंड कहता है. Now, between 1988 and 1990, government forces carried out a lot of repression, a lot of torture against the people, against the civilians in the northern cities, including Hargeisa, जो कि कैपिटल है सोमालीलैंड का. बात को ध्यान से समझो, मैप के साथ देखते देखते बात को समझो ध्यान से, ठीक है. अब इसके कारण क्या हुआ, 1988 से लेकर 1990 का जो पीरियड था, ये 2 साल का पीरियड, लार्ज स्केल वायलेंस हुआ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल हुआ, सिविलियन अट्रॉसिटीज हुई, आर्मी के लोगों ने बहुत अत्याचार औरतों के ऊपर किया, बच्चों के ऊपर किया. एंड देयरफॉर जो डिमांड थी सोमाली लैंड की कि वो अपने आप को आजाद देखना चाहते हैं, फिर से उसी पोजीशन पे आना चाहते हैं जो 1960 पे थी, वो डिमांड और ज्यादा बढ़नी शुरू हुई. Now, following the collapse of the Syad Barre regime in January 1991, Somaliland के leaders ने they convened and therefore they wanted to determine the region's future. And 18th May 1991 को Somaliland ने declare करा independence from Somalia, again going back to the same position of 1960 जब Britishers ने Somaliland को खाली किया था. All right. Now, today Somaliland functions independently in practice. ऑलराइट, इसकी खुद की आर्मी है, करेंसी है, अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसीज है, फाइन, लेकिन इसका बहुत लिमिटेड डिप्लोमैटिक एंगेजमेंट है. यूएई के साथ है, ताइवान के साथ है, जो खुद अपने आप में कंट्री नहीं है, अब इजराइल के साथ है. तो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन सोमालीलैंड को नहीं मिला है. देन अगेन एक और जाते इंपॉर्टेंट बात सुन लो. अगेन सोमालीलैंड के बगल में आता है पंटलैंड. ये देखिए पंटलैंड, ये है पंटलैंड. अगेन इसका कैपिटल क्या है, गैरोवे, ओपनिंग अप टू द इंडियन ओशन. ये एक सेमी ऑटोनोमस स्टेट है. पंटलैंड एक एरिड रीजन है, रेगिस्तान रीजन है ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सोमालिया. इसने अपने आप को ऑटोनोमस कहा है, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं कहा है, ऑटोनोमस स्टेट कहा है अगस्त 1998 में, ताकि वो ये क्लैन वॉरफेयर बिटवीन द नॉर्दर्न एंड द सदर्न सोमालिया के बीच में जो क्लैन वॉरफेयर है, जो क्लैन कॉन्फ्लिक्ट है, उससे अलग हो सके. Now, despite the relative stability, this region has endured armed conflict and also grabbed world headlines with an upsurge in pirate attacks on the international shipping in the Indian Ocean. तो पंटलैंड एक डेस्टिनेशन है for many Somalis which are displaced by violence in the southern part of Somalia. यानी कि जो सोमालिया है, यानी कि जो इटालियन सोमालीलैंड था, जहां पे आज सोमालिया है, तो वहां पे जो पायरेसी रिलेटेड इंसिडेंट्स के कारण जो वायलेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल होता है, सो पीपल दे प्रेफर गोइंग एंड फाइंडिंग शेल्टर इन पंटलैंड. वंस अगेन मैप को देख लीजिए. सो अनलाइक इट्स नेबर द ब्रेकअवे सोमालीलैंड, पंटलैंड जो है, इसने कहा है कि उसका कोई अभी वजूद नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है कि वो रिकॉग्निशन सीख कर रहा है एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी. नहीं, इसका कोई ऐसा एम्बिशन नहीं है, कोई एम नहीं है. एंड पंटलैंड का ये कहना है कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द फेडरल सोमालिया. लेकिन 2024 में पंटलैंड ने अनाउंस करा दैट इट वुड ऑपरेट एज अ फंक्शनली इंडिपेंडेंट स्टेट अमिड अ डिस्प्यूट ओवर द सोमाली कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस. सो अगेन फ्रेंड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि 2025 के जाते जाते हम सब ने देखी, न्यूज़पेपर्स में पढ़ी. इससे बहुत सारी प्लेसेस से न्यूज निकल के सामने आती हैं, सोमालीलैंड, सोमालिया, पोर्ट बर्बरा, Puntland, and therefore again becomes very very relevant as far as your UPSC preparation is concerned. And once again Somaliland एक बहुत unique opportunity provide कर रहा है. Why? Because of the location. So geopolitics को हमेशा geostrategics के साथ देखना बहुत ज्यादा जरूरी है. Geography देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, because again ये जो region है
बेशक ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज रीजन नहीं है, बट ये लाई करता है एट द क्रॉस लेन्स ऑफ इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स अक्रॉस द इंडियन ओशन, अक्रॉस द रेड सी, एंड विच इज वाई यहां पे एकदम से जो एक अवेकेंड और इनलाइटेंड इंटरेस्ट इजराइल ने दिखाया है, दैट इज अगेन फॉर अ पर्पस। एंड जो पर्पस है वो 3 कारण क्या है, वंस अगेन वो आपको साथ मैंने वीडियो की शुरुआत में डिस्कस करे थे। एक तो ईरान फैक्टर आता है, रेड सी का जियोपॉलिटिक्स की बात आती है, रेड सी कॉरिडोर को सिक्योर करने की बात आती है, तो जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स दोनों बातें क्लब्ड होती हैं, एंड थर्ड इंटरनेशनल बार्गेन। सो ये कुछ बातें हैं, एंड वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप सबको नए साल की बहुत बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। थैंक यू।